हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूँ चांद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्ता एज की। तो बेसिकली गुप्ता एज में आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्ता एज में केव्स की डेवलपमेंट की। इसके बाद हम देखेंगे कि गुप्ता एज में सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, वो है टेम्पल्स की। और जब हम गुप्ता एज की बात कर रहे होते हैं ना, तो गुप्ता एज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गुप्तास के द्वारा पैटर्नाइज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं। गुप्तास के जो कंटेम्परेरीज हैं, जैसे आज हम बात करेंगे वाकाटकास की, इनके द्वारा पैटर्नाइज्ड जो यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हमें सैंपल्स देखने को मिलते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। जो मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गुप्तास के एक्सपेंस को देख लेते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी एडी अगर हम बात करें, तो गुप्तास का ये एक्सपेंस हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज द एक्सपेंस ऑफ गुप्तास। फॉर द बिगिनर्स जिनको अभी गुप्ता एज के बारे में आइडिया नहीं है, टाइमलाइन के बारे में आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले थोड़ा सा उसी के ऊपर हम यहाँ पे एक चर्चा कर लेते हैं कि टाइमलाइन थी कैसी, बेसिकली दिखती कैसी थी। सबसे पहले स्टोन एज आ जाता है। स्टोन एज के बाद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें चालकोलिथिक एज आया, फिर ब्रॉन्ज एज आया। तो ब्रॉन्ज एंड चालकोलिथिक का यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलता है। उसके बाद ऋग वैदिक एज आ जाता है। ऋग वैदिक के बाद लेटर वैदिक एज आ गया। लेटर वैदिक एज के बाद एज ऑफ महाजनपद्स देखने को मिलती है। फिर मौर्याज आते हैं। मौर्याज के बाद क्या आता है? पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एज। नाउ पोस्ट मॉडर्न एज के बाद जो है ना, हमें गुप्ता एज देखने को मिलती है। नाउ गुप्तास की हम बात कर रहे हैं, तो गुप्तास का ये जो आप एरिया देख रहे हैं ऑरेंज में, दिस इज द गुप्ता एरिया। एंड इसके साथ साथ आप उनके जो कंटेम्परेरीज हैं, वो भी देख पा रहे हैं। जैसे डेक्कन में हमें वाकाटकास देखने को मिलते हैं। अगर हम साउथ में चले जाएं, तो कोस्टल आंध्रा में हमें पल्लवास देखने को मिलते हैं, चोलास हैं, पांड्यास हैं, चेरास हैं। तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, तो गुप्तास की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम केव आर्किटेक्चर की बात करेंगे। केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड कैसा दिखता था। अब कहते हैं जी, केव्स जो हैं यहाँ पर अलग अलग साइट्स पे पाई जाती हैं। खास करके हमें 4 केव साइट्स के नाम याद रखने चाहिए। AMBU, इस तरह से आप उन्हें याद कर सकते हैं। सबसे पहले अजंता आ जाता है। अजंता के बाद मंदारगिरी है बिहार में, मंदारगिरी आ जाता है। मंदारगिरी के बाद हमें देखने को मिलता है बाघ। बाघ के बाद आ जाता है क्या? बाघ के बाद आता है उदयगिरी। नाउ उदयगिरी, उदयगिरी, मंदारगिरी, मंदारगिरी एंड ये सारी जो केव्स हैं, ये हमें देखने को सबसे पहले हम एक एक करके इन केव्स की बात कर लेते हैं। अजंता की बात करते हैं। देखिए, अजंता का जो सेकंड फेस है ना, वो इस टाइम पे हो हमें देखने को मिलता है। हमने लास्ट वीडियो में भी, आपको याद होगा, देखा था कि अजंता की कुछ केव्स पोस्ट मॉडर्न एज में बनाई गई थी। जो सेकंड फेस है, वो गुप्तास के कंटेम्परेरी जो रहे हैं, आपने यहाँ देखा ना, वाकाटकास, क्योंकि अजंता तो समवेयर हेयर है, यहाँ पर है। अब अजंता यहाँ पर आ गया, तो ये किन के रूल के अंडर आ गया? वाकाटकास के अंडर आ गया। तो वाकाटकास ने यहाँ पर अजंता केव्स में काम किया है। उनके एज में यहाँ पर, उनके रेन में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो अजंता की केव्स हैं, इनका निर्माण हुआ है। नाउ उसके बाद बाघ, जो धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। अब जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई, जो अजंता केव्स थी ना, बेसिकली वो बुद्धिस्ट धर्म से बिलोंग करती हुई केव्स थी। एंड उसके बाद अगर हम बाघ की बात करें, तो बाघ केव्स जो हैं कहाँ पर हैं? बाघ केव्स जो हैं, ये हमें धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। ये जो केव्स हैं, यहाँ पर भी बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती हुई 9 केव्स इस कॉम्प्लेक्स में हमें देखने को मिलती हैं। एंड गुप्ताज के शासन में ये केव्स बनाई गई थी। गुप्ताज के पैट्रनेज में ये केव बनाई गई थी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 9 केव्स हैं। 9 केव्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए पोर्शन यहाँ पे देखने को मिलता है बाग केव्स का, वो ये है कि भाई, यहाँ पे रंग महल केव हमें देखने को मिलती है। रंग महल क्यों कहा जाता है उस केव को? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की पेंटिंग्स हैं। अब ये जो पेंटिंग्स हैं, इनका जिक्र हम अपने पेंटिंग्स वाले लेक्चर में करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पेंटिंग्स का जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम इसका जिक्र करेंगे। फिर उदयगिरी केव्स की बात करें। उदयगिरी केव्स कहाँ पर है? विदिशा मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बाघ का भी आपको थोड़ा सा मैप दिखाया था। लेट मी शो यू बाघ का मैप दोबारा से। इंदौर, इंदौर, भोपाल, भोपाल एंड भोपाल से आप इंदौर आए। इंदौर से आप आगे ईस्ट, सॉरी, वेस्ट की तरफ जब जाते हैं, तो यहाँ पे बाघ केव्स आ जाती हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? उदयगिरी की। उदयगिरी केव्स की अगर मैं आपसे बात करूं, तो उदयगिरी केव्स
हमें ये भोपाल के नॉर्थ में नॉर्थ में हमें देखने को मिलती हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप देखने को मिलेंगे भोपाल के उदयगिरी केव्स। ना उदयगिरी केव्स जो हैं ये हिंदुइज्म से बिलोंग करती हैं, वैष्णविज्म एंड शैविज्म से जुड़ी हुई ये केव्स हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर और कुछ बात है, तो वो है केव नंबर 5 उदयगिरी में। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये शैविज्म एंड वैष्णविज्म से बिलोंग करती हुई केव्स हैं। केव नंबर 5 उदयगिरी नियर सांची जो आपने देखा, गुप्ता एज। एंड इसमें हमें जो याद रखना है वो है वराह अवतार का स्कल्पचर। काफी फेमस स्कल्पचर है। देयर इज दिस myth of Varaha or the Vishnu in its Varaha avatar, rescuing goddess Bhu-Devi or the goddess Earth। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वराह अवतार विष्णु जी का, एंड गॉडेस अर्थ को रेस्क्यू करते हुए आपको ये वराह अवतार का स्कल्पचर देखने को मिलता है। सो जस्ट इमेजिन, ये स्कल्पचर आज की डेट में इंटैक्ट है। एंड इस स्कल्पचर का निर्माण गुप्तास के टाइम पीरियड में हुआ है। कहाँ पर है ये वराह अवतार? उदयगिरी केव्स विच आर नियर सांची इन मध्य प्रदेश। अदर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो हमें साइट्स देखने को मिलती हैं वो जूनागढ़ साइट्स भी वगैरह हैं, वो आप अपने आप से पढ़िएगा। एक जो इम्पोर्टेंट साइट मैंने मंदारगिरी का जिक्र किया ना, मंदारगिरी जो है ये हमें बिहार में देखने को मिलती है। बेसिकली दीज वर जैन केव्स, राइट। सो जैन धर्म से बिलोंग करने वाले जो उस समय के मॉन्क्स रहे होंगे उन्हें ये केव्स दी गई थी। हाँ, अब ये सारी अलग अलग धर्मों की जो केव्स इवन इन गुप्ताज रूल जो हमें देखने को मिलती हैं, इससे एक जो बात स्पष्ट होती है वो ये कि भाई गुप्ताज का जो टाइम पीरियड था वो काफी ज्यादा टॉलरेंट, आप कह लीजिए सेकुलर कह लीजिए, टॉलरेंट कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो हम यहाँ पे कंक्लूजन में कह सकते हैं। इसके अलावा एडेड फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो है मुरल पेंटिंग्स का। ना मुरल पेंटिंग्स क्या होती हैं, अगेन पेंटिंग्स चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। स्तूपा आर्किटेक्चर की बात करें तो देखिए, हम वी ऑल नो कि जो स्तूपा आर्किटेक्चर था इट फ्लरिश्ड इन पोस्ट मॉडर्न एज। स्तूपा आर्किटेक्चर जो है शुरुआत हमें देखने को मिलती है वेदास में भी स्तूपा की शुरुआत होती है। मतलब वेदास में इसका जिक्र आता है कि दीज आर द बरियल माउंट्स। उसके बाद हमें देखने को मिला कि भाई जब मॉडर्न एज आई, मौर्यन एज में स्तूपास का काफी ज्यादा एक आप कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन काइंड ऑफ आ गया। क्योंकि उससे पहले बुद्धा की डेथ हुई, बुद्धा की डेथ के बाद हमने जिक्र किया था 9 स्तूपास बनाए गए थे, लेकिन अशोका ने उन 9 स्तूपास स्तूपास में से जो बुद्ध के रिलीफ थे वो निकालकर वहां से रेलिक्स को निकालकर 84,000 स्तूपास का निर्माण करवाया। उनमें से कुछ स्तूपास में ये रेलिक्स गए होंगे, राइट नाउ। 84,000 स्तूपास यहाँ पे बने। लेकिन स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन हमें जो है वो पोस्ट मॉडर्न एज में देखने को मिलती है, जहाँ पर हमने बात की थी कि शुंगास ने किस तरह से तोरण द्वार पे अपना आर्किटेक्ट हमारा स्कल्पचरल वर्क करवाया, तोरण द्वार ऐड हुए, किस तरह से जो स्तूपास है उनका साइज बड़ा होता गया, स्टोन वर्क उन पे हुआ। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न एज के बाद गुप्ता एज की। ना गुप्ता एज में हमें देखने को मिलता है कि स्तूपास का डिक्लाइन होता है। क्यों डिक्लाइन होता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार तो जो रॉयल पैटर्नेज है वो गुप्तास की इनिशियली थी बुद्धिस्ट रिलीजन को, बट देन अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि हिंदुइज्म की तरफ पैटर्नेज शिफ्ट हुई है। एंड हिंदुइज्म से जुड़े हुए जो टेम्पल आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया। नाउ आप देखेंगे स्तूपा आर्किटेक्चर गुप्ताज में फ्लरिश नहीं हुआ, इनफैक्ट ये डिक्लाइन पे जाता है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है धामेक स्तूपा नियर सारनाथ वाराणसी। आप देखें कि जो पुराने हमारे स्तूपास हमने देखे थे, कहाँ पे तोरण आ गया जी, कहाँ पे बाकी के जो फीचर्स थे, चाहे वो बालकनी हार्मिका था या और बाकी जो फीचर्स थे, वो यहाँ पर सारे इतने प्रोमिनेंटली हमें देखने को नहीं मिलते हैं। एक चीज जो और हमें देखने को मिलती है गुप्ता एज में वो है जी, देयर वाज दिस फोर्थ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। इफ यू रिमेंबर, हमने 3 स्कूल्स का जिक्र अपने लास्ट लेक्चर में किया था। दैट वर द 3 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर व्हिच एमर्ज ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज। नाउ ये स्कल्पचर्स का फोर्थ स्कूल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो पोस्ट मॉडर्न एज में आए थे, गांधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। एंड जो गुप्ता एज में आया, क्या आया? वो आया फोर्थ स्कूल, दैट इज कौन सा है फोर्थ स्कूल? फोर्थ स्कूल जो है हमारा सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर है जी, जो गुप्ता एज में निकल कर आया। नाउ सारनाथ नियर वाराणसी। नाउ यहाँ पर होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता है स्कल्पचर में।
दूसरा मेटल दैट इज़ कॉपर का भी स्कल्पचर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉपर का जो सबसे फ़ेमस हमें स्कल्पचर देखने को मिलता है वो है स्टैंडिंग बुद्धा। ये एक बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस स्कल्पचर है, 500 किलोग्राम इसका वज़न है, 2.4 मीटर्स इसकी हाइट है एंड आज की डेट में बर्मिंघम म्यूज़ियम नियर जो बर्मिंघम म्यूज़ियम है सॉरी, जो लंदन में है, इंग्लैंड में है बेसिकली, वहाँ पे ये रखा गया है। ठीक है? ये कॉपर स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है। अब और क्या-क्या फीचर्स हैं इस तरह के स्कल्पचर्स के जो कि गुप्ता एज में डेवलप हुए या स्कूल के? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इनैक्युरेटली ड्रेस्ड यहाँ पर स्कल्पचर्स बनाए गए। आप देखें इस स्कल्पचर को, अगर इस स्कल्पचर की हम बात करें, तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे, अगर हम क्लोथ्स की बात करें, आप देखेंगे यहाँ पर ये पीछे बहुत लंबा-सा एक क्लॉथ लगाया गया है ना? उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि बुद्ध की बॉडी पे बहुत ही टाइटली निट एंड टाइटली जो क्लोथ्स हैं इस तरह से लगाए गए हैं, ट्रैप किए गए हैं कि मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी का वहाँ पे आई मीन एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। ठीक है? सो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ एक और फीचर जो हमें देखने को मिलता है इस टाइप के जो स्कल्पचर्स थे, दैट वाज़ दिस ग्रेट हॉलो। अब ये जो हॉलो है, ये जो हॉलो है, ये बुद्ध की इमेजेस के पीछे हमें देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस एज में हुई, दैट वाज टेम्पल आर्किटेक्चर बिगिन ड्यूरिंग दिस एज। गुप्तास के टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट होती है। नाउ यू जस्ट रिलेट द प्रीवियस टाइम्स विद दिस टाइम। देखिए, अगर हम पास्ट में जाएं, वैदिक जो लोग थे, वैदिक कल्चर से बिलोंग करने वाले जो लोग थे, वो आइडल वर्शिप में विश्वास ही नहीं रखते। उनका विश्वास किस चीज़ में था जी? उनका विश्वास था सैक्रिफाइसेस में, सैक्रिफाइसेस में उनका विश्वास था एंड वो क्या करते थे? हवन यज्ञ करते थे, ठीक है? हवन करना, बलि देना, ये सब उनका काम था, ठीक है? तो दे बिलीव्ड इन सैक्रिफाइसेस, दे डिडन्ट बिलीव इन आइडल वर्शिप, नीदर डिड दे बिलीव इन कांसेप्ट ऑफ टेंपल। टेंपल का कांसेप्ट उस समय आया ही नहीं था। बट एट द सेम टाइम कुछ नॉन आर्यंस उस समय जो कंटेम्परेरीज थे वैदिक एज में, सॉरी, दे स्टार्टेड यूजिंग वर्शिपिंग स्टोन्स, राइट? सो उन्होंने पत्थरों को वर्शिप करना शुरू किया, खास करके जो ट्राइबल्स थे उस समय के, राइट? जो नॉन आर्यन ट्राइबल्स थे, जो इंडिजिनस ट्राइबल्स थे, उन्होंने इस तरह से पत्थरों का को पूजना शुरू कर दिया था। ठीक है ना? एक चीज और देखिए कि पोस्ट मॉडर्न एज में दो तीन चीजें हुई। एक तो 3 स्कूल्स यहाँ पे हमें स्कल्पचर के देखने को मिले। सो स्कल्पचर्स की डेवलपमेंट काफ़ी लार्ज स्केल पे हुई, राइट? तो स्कल्पचर्स आ गए तो भई उन स्कल्पचर्स को प्लेस चाहिए, कहाँ पे रखेंगे? कहाँ पे रख के उनको रिस्पेक्टफुली आप प्लेस करके उनकी पूजा करेंगे? दूसरा हमें देखने को मिलता है कि भई जो पोस्ट मॉडर्न एज थी ये, इसमें भक्ति ट्रेडिशन की अपीयरेंस हो जाती है। पुराणास हुए, भगवद गीता हुए, इन सब की डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। पोस्ट मॉडर्न एज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? नाउ इन सब से निकल कर आता है, इन सब का जो अल्टीमेट इफेक्ट हुआ, चाहे वो स्कल्पचर के 3 स्कूल्स की बात करें या फिर हम भक्ति ट्रेडिशन की बात करें, इन सब का जो अल्टीमेट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है वो ये कि भाई लोगों को टेम्पल्स की ज़रूरत महसूस होनी शुरू हो गई। कि भाई कहाँ पे स्कल्पचर्स को रखा जाए, कहाँ पे उन स्कल्पचर्स को रिस्पेक्टफुली रख के उनकी पूजा की जाए, तो टेम्पल्स का कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आता है। नाउ कहते हैं जी, बाय द गुप्ता एज idol worship had become prominently in Indian subcontinent. Now the need emerged for the temples to place the idol, hence the temples emerged on the scenario. सबसे पहला जो टेम्पल हमें देखता है गुप्ता एज का, वो हमें सांची कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है। फेमस सांची स्तूपा की हमने बात की थी। अब उसी सांची स्तूपा के बैक साइड में हमें टेम्पल, जो फर्स्ट टेम्पल जिसे कहा जाता है, वो देखने को मिलता है। बड़ा सिंपल सा टेम्पल है, उसमें कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स जो हैं वो आप देखेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहता है जी, सांची इज अ फेमस फॉर इट्स स्तूपा बिल्ट अराउंड सेकेंड सेंचुरी बीसी। नाउ जो सांची है फेमस किसके लिए है? सांची स्तूपा के लिए है। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट साइट हेयर इज दैट ऑफ फर्स्ट टेम्पल ऑफ इंडिया बिल्ट इन द गुप्ता एज। अब ये जो फर्स्ट टेम्पल है ना, ये वाला टेम्पल है, दिस वन, ये है हमारा सांची स्तूपा। उसके बाद ये जो बैक साइड पे आप ये जो देख रहे हैं, ये जो हमारा टेम्पल है, इसका एरियल व्यू दिखाता हूँ, फिर आप देखना। आप देखें ये दो छोटे छोटे स्तूपास आपको फ्रंट में दिख रहे हैं,
और ये लाइन से थर्ड बड़ा स्तूप आ गया। दो छोटे छोटे स्तूपास आ गए, ये फिर बड़ा स्तूपा आ गया। उसके बाद ये कोई पिलर्ड हॉल देख रहे हैं आप, ये पिलर्ड हॉल आ गया। एंड पिलर्ड हॉल के बगल में ये जो है ये टेम्पल, टेम्पल नंबर 17। अब देखिए बहुत सारा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि सांची का जो है एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में कोई एक सांची स्तूपा ही नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। दो आप स्तूपा ये देख रहे हो, एक ये स्तूपा आ गया, ये टेम्पल आ गया, और बाकी सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। बट मैंने आपको कहा कि भाई ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ये सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल, राइट। तो ये सांची स्तूपा की हम बात कर रहे हैं। अब सांची स्तूपा या सॉरी सांची स्तूपा नहीं, सांची कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम टेम्पल नंबर 17 की बात कर रहे हैं, गुप्ता एज के टाइम डेवलप हुआ था। अब टेम्पल 17 जो है, जो गुप्ता एज के टाइम पे डेवलप हुआ, इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आप ये टेम्पल को देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक क्यूबिकल सा बनाया गया है, उसके आगे एक पोर्च ऐड किया गया है, पोर्च के आगे चार पिलर्स हैं, एंड चार पिलर्स के अलावा और इसमें कोई फीचर नहीं है। सो वी विल जस्ट गो थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स ऑल्सो। टुडे वी विल गो थ्रू सम बेसिक फीचर्स ऑफ टेम्पल एंड इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स कैसे हुए, ठीक है। चलिए, तो कुछ बेसिक फीचर्स की आप बात करें, तो पहला हमारा टेम्पल था, उसमें आप देखें कि ये गर्भगृह है, गर्भगृह है, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा एक सिंपल सा कोर्टयार्ड सामने देखने को मिलता है। तो सिंपल क्यूबिकल बिल्डिंग विद पोर्च इन फ्रंट सपोर्टेड बाय फोर पिलर्स, सो 1 2 3 4 फोर पिलर्स ये हमें देखने को मिलते हैं। कोई यहाँ पर हमें और फीचर इस तरह का शिखर नहीं देखने को मिलता, कोई मंडप देखने को नहीं मिलता, कोई अप्रेस प्लेटफॉर्म नहीं देखने को मिलता है, जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये फ्लैट रूफ आ गया, स्क्वायर इन शेप, शैलो पिलर्स एंड लो प्लेटफॉर्म। सो ये यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स फर्स्ट टेम्पल के देखने को मिलते हैं। अब फिर उसके बाद सेकंड, जो इवोल्यूशनरी स्टेज में सेकंड फेस आता है टेम्पल्स का, उसमें एक एड ऑन फीचर आ जाता है, वो है जी अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं, ये पार्वती टेम्पल नचन कथुरा का है। नाउ हियर यू फाइंड कि भाई देखो 450 टू 550 सीई में बनाया गया था गुप्ता एज टेम्पल। अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म नाउ गॉट स्मॉल वॉल्स। तो प्लेटफॉर्म अब अप्रेज्ड हो गए, हायर हो गए। इन सम केसेस इवन टू स्टोरीज टेम्पल्स आर आल्सो फाउंड एंड कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे। एम्बुलेटरी पैसेजवे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये गर्भगृह है, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ जिसको बोलते हैं, उसे एम्बुलेटरी पैसेजवे बोलते हैं। सो कुछ केसेस में हमें कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे भी देखने को मिलता है। थर्ड जो स्टेज आती है, इस थर्ड स्टेज में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे सबसे पहले शिखर, शिखर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। पंचयत्न स्टाइल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। पंचयत्न क्या होता है, पंचयत्न का मतलब है कि भाई फोर सब्सिडरी श्राइन्स आर एडेड अलोंग विद द प्रिंसिपल डीटी। अब देखिए, आप कभी भी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में आप देखेंगे कि गर्भगृह जो है, राइट, गर्भगृह जिसके ऊपर शिखर हमें देखने को मिलता है ना, गर्भगृह के साथ साथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही, चाहे तो वो मंडप में या फिर या फिर गर्भगृह के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हमें मंडप में देखने को मिलता है कि भाई और देवी देवताओं की यहाँ पर स्कल्पचर्स रखी होती हैं। नाउ आप जनरली इसको कहते हैं पंचयतना स्टाइल। पंचयतना क्यों, क्योंकि जो उस टेम्पल की प्राइमरी डीटी है, प्रिंसिपल डीटी है, अगर वो शिव टेम्पल है तो शिव जी होंगे, गणेश टेम्पल है तो गणेश जी होंगे, बाकी कोई टेम्पल है तो बाकी देवी देवता होंगे ना, वो गर्भगृह के अंदर विराजमान होते हैं। उसके बाद हमें बाहर भी इस तरह से जो डीटीज देखने को मिलते हैं, तो पंचयत्न इसको टेम्पल स्टाइल बोलते हैं। तो थर्ड स्टेज ऑफ जो टेम्पल इवोल्यूशन है, उसको आप दशावतार टेम्पल देवगढ़ में पा सकते हैं, 500 टू 525 सीई। तो अब देखिए, इवोल्यूशन ऑफ सांची टेम्पल नंबर 17 ही है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई केवल एक क्यूबिकल से अब यहाँ पे शिखर कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये पंचरत्न स्टाइल है। पंचरत्न में कैसे, हमने क्या कहा था कि भाई एक गर्भगृह हो गया, मंडप हो गया, एक दो चार, चार हमें प्रिंसिपल डीटी के अलावा जो सब्सिडरी श्राइन्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं, राइट। सो दिस इज द प्लान ऑफ कांद्रिया महादेव टेम्पल खजुराहो, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इसी से जुड़ी हुई देवगढ़ का जो प्लान है वो हम देख लेते हैं। सो जो देवगढ़ का मैंने आपको आपको टेम्पल दिखाया ये वाला,
इस टेम्पल का, दशावतार टेम्पल देवगढ़, इसका प्लान मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप इस तरह से पाएंगे। अब ये जो दशावतार टेम्पल है, इसमें देखेंगे आप चारों दिशाओं से टेम्पल का जो प्लेटफॉर्म है उस पे आया जा सकता है। राइट, अप्रेज्ड टेम्पल का प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल रहा है, चारों दिशाओं से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। बट गर्भगृह की जो एंट्री है वो केवल एक दिशा से हमें देखने को मिलती है। तो गर्भगृह की एंट्री जो है वो केवल एक दिशा से हमें देखनी है। बट यस, पोर्च इज अप्रोचेबल फ्रॉम 4 साइड। सो पोर्च जो है वो चारों दिशाओं से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एंटर किया जा सकता है। ठीक है। अब देवगढ़ टेम्पल में हमें कुछ स्कल्पचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। आउटर वॉल जो है उसको डेकोरेट किया जा रहा है। नाउ दीज आर द फीचर्स जो कि हमें आने वाले, जो हम नगरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, उसकी इवोल्यूशन का जो क्लाइमैक्स है उसमें ये भी हमें देखने को मिलेगा कि जो रिलीफ फीचर्स हैं, स्कल्पचर्स खास करके, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं जी, आउटर वॉल्स ऑफ द गर्भगृह फॉर्म फ्रॉम 3 साइड्स डेकोरेटेड विद रिलीजियस रिलीफ। सो आप देखेंगे कि इस तरह के रिलीजियस रिलीफ्स के साथ, जैसे अब यहाँ पे भगवान विष्णु को दिखाया गया है, इस तरह से डेकोरेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और जो इवोल्यूशन हमें देखने को मिलती है वो ये है। अब देखिए, ये 4th स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। इसमें जो गर्भगृह है, नाउ दिस इज द गर्भगृह है, ये रेक्टेंगुलर इन शेप हो गया। ठीक है, नाउ दिस, लुक एट दिस, दिस इज द गर्भगृह है, ये रेक्टेंगुलर इन शेप हमें देखने को मिलता है। अब ये शिखर भी उसी हिसाब से फिर जो है आप देखेंगे, ये फमसाना स्टाइल में यहाँ पे जो है वॉल्टेड जो रूफ स्टाइल में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फमसाना नहीं, वॉल्टेड शिखर हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, और ये जो दुर्गा टेम्पल है अही होल का, उसमें भी हमें ये चीज देखने को मिलती है कि किस तरह से जो गर्भगृह है रेक्टेंगुलर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली जो 5th स्टेज है, जो कि काफी ज्यादा अलग थी, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, क्या जो कि आप मनियार मठ में पाते हैं, भाई सर्कुलर टेम्पल विद शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन। तो सर्कुलर टेम्पल, आप देखेंगे सर्कुलर टेम्पल है एंड रेक्टेंगुलर आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है। नाउ ये जो टेम्पल का स्टाइल है, ये इतना ज़्यादा आई मीन फेमस नहीं है, या इतना ज़्यादा आप कहेंगे तो नहीं मिलता। जनरली हम जब बात करते हैं टेम्पल्स की, तो हमें नगरा स्टाइल के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट दिस वन। नाउ बेसिक फीचर्स और क्या क्या है, ये तो हमने इवोल्यूशन की बात की। इसके अलावा बेसिक फीचर्स एक टेम्पल में हमें क्या क्या देखने को, फटाफट से उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। कहते हैं जी, बेसिक फीचर में सबसे पहले गर्भगृह, जिसे हम सेंक्टम सेंक्टोरम बोलते हैं। तो यू कैन लुक एट दिस, जहाँ पे हमारी प्रिंसिपल डीटी विराजमान रहती है। नाउ गर्भगृह के साथ फिर आगे आ जाता है जी हमारा मंडप। नाउ मंडप में भी कई प्रकार आ जाते हैं, जैसे अर्ध मंडप हो गया, महामंडप हो गया। इसके बाद आप शिखर की बात करते हैं। नाउ दिस कर्वीलिनियर पोर्शन जो कि बिल्कुल गर्भगृह के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं शिखर। एंड शिखर जो वाहन है, वाहन क्या है, जैसे मान लीजिए ये डीटी है, तो डीटी के सामने जैसे आप शिव के टेम्पल में जाएंगे, तो शिव जी के टेम्पल में बाहर नंदी को यहाँ पे रखा जाता है, नंदी का स्कल्पचर होता है। इसी तरह से और जो देवी देवता हैं उनके स्कल्पचर, उनके जो वाहन हैं उनके स्कल्पचर्स को रखा जाता है। इसके अलावा क्या है, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म हो गया। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं एक्सेस मुंडी, बेसिकली दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द टेम्पल की जो इमेज है, वो बिल्कुल आप देखेंगे कि गर्भगृह के जो ऊपर टॉप पे झंडा आता है उससे बिल्कुल नीचे आपको इमेज देखने को मिलती है, यानी कि प्रिंसिपल डीटी का स्कल्पचर देखने को मिलता है। हाँ, अब हम नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हम नगरा स्टाइल में हमें जो नगरा स्टाइल की वेरिएशंस हैं, उन वेरिएशंस को भी कवर करना रहेगा। तो वेरिएशंस को हम कवर करेंगे, यस। बट नगरा स्टाइल के फीचर्स को मैं और आपके साथ डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रू जो जो हमारे जो शिखर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नगरा स्टाइल में हम कल जाएंगे। ठीक है। जो 3 टाइप्स के यहाँ पर शिखर हैं, उसमें सबसे पहले लेटीना, दूसरा फमसाना एंड तीसरा वल्लभी है। अब लेटीना, फमसाना एंड वल्लभी में क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, एक बारी आप मेरे साथ ड्रॉ कर लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। जो लेटीना या रेखा प्रसाद है शिखर, इसमें क्या होता है, नीचे एक
स्क्वायर रूम होता है, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं ना, वो स्क्वायर होता है। तो इस तरह से मान लीजिए गर्भगृह स्क्वायर है, एंड गर्भगृह के ऊपर जो ये शिखर बनता है, वो इस तरह से कर्विलीनियर फॉर्म में बनता है, राइट? इस तरह से कर्विलीनियर फॉर्म में बनता है। कर्विलीनियर फॉर्म के ऊपर फिर आगे वो बाकी जो फीचर्स हैं, जो हम कलश एंड बाकी जो फीचर्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे, अमालक एंड कलश। बट देन हम शिखर की बात कर रहे हैं आज, ठीक है? तो क्या कहते हैं जी, देयर वर स्क्वायर एट द बेस एंड वॉल्स कर्व इनवर्ड्स टू पॉइंट ऑन द टॉप। फिर आ गया जी फमसाना। फमसाना में क्या होता है, बेसिकली जो बेस होता है, बेस एक तो ब्रॉडर हो जाता है, ठीक है? एंड यहाँ पे तो कर्व कर्व हो रही थी वॉल्स, लेकिन फमसाना में कर्व नहीं होती है। फमसाना में स्ट्रेट वॉल्स जाती हैं, जो शिखर है ना वो स्ट्रेट जाती हैं, इस तरह से आप देखेंगे। ये फमसाना है, ठीक है? स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा, लाइक लाइक स्टेप्स, यस। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूँ इधर, तो आप देखेंगे इस तरह से लाइंस कर्व हो रही हैं, किसमें? जो हमारा जो फर्स्ट स्टाइल था, दैट इज लेटिना, या फिर जिसे हम रेखा प्रसाद कहते हैं। फिर वल्लभी। वल्लभी में हमें वॉल्टेड रूफ देखने को मिलती है, एंड रेक्टेंगुलर बेस पे हमें देखने को मिलती है। तो दे हैड अ रेक्टेंगुलर बेस विद रूफ राइजिंग इनटू वॉल्टेड चैम्बर्स। दे वर आल्सो कॉल्ड वैगन वॉल्टेड रूफ। अब देखेंगे आप इसको, ऐसा यहाँ पे अगर ड्रॉ भी करना है, तो इस तरह से ये हो गया जी हमारा नीचे का रेक्टेंगल पोर्शन। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से पहला कर्व, फिर ये दूसरा कर्व, इस तरह से जो जो रूफ है वो बेसिकली आपको देखने को मिलती है इस तरह से, एंड इस तरह से कुछ, ठीक है? सो ये वॉल्टेड रूफ हो गई। तो ये शिखर के 3 टाइप्स हमें देखने को मिले। कल का जो हमारा लेक्चर होगा, या जो कल की हमारी डिस्कशन होगी बेसिकली, उसमें हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलो, शिखर के बाद एक चीज़ और यहाँ पे सामने आई गई है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है रथास। ना, रथास क्या होते हैं? देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे कुछ फोटोज देख पा रहे होंगे। इस फोटो को ही देख, इस फोटो में नीचे से लेकर ऊपर तक आपको देखने को मिल रहा होगा 1, 2 एंड 3। नाउ दीज आर द 3 स्टेप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, या 3 वॉल्स, है ना? जो कि एक लाइन में नहीं है, या फिर एक सिंगल लाइन की जगह पर या सिंगल वॉल की जगह पर हमें 3 वॉल्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ ये जो 3 वॉल्स हैं, इसे आप 3 स्टेप्स की तरह से ले लें, या फिर 3 वॉल्स ले लें, तो ये 3 रथास हैं। 3 रथास इसको कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, शुरुआत हो रही है यहाँ से 2, 3, 4 एंड 5, तो पंच रथास हो गए। इसी तरह से अगर आप इसको सप्तरथा भी मैं आपको आगे आने वाले समय में दिखाऊंगा, कुछ टेम्पल्स में हमें सप्तरथास। तो दीज आर दीज वॉल्स जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, स्टेप्ड वॉल्स बेसिकली आप कह सकते हैं, जो हमें देखने को मिलती है, जिनको हम रथास कहते हैं। तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर, या आज की हमारी डिस्कशन। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तैयारी 360 को, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है जी, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।